हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो नंबर है 19। इसके पहले हमने 18 वीडियो इस सीरीज की अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके इस चैनल पे आप लोग पूरा कंप्लीटली वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपका कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इस सीरीज का नाम है लूसेंट की 1000 क्वेश्चन सीरीज। मैं जिससे क्या कर रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते रहते हैं और मैं उससे पूरी कवर लूसेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास नंबर है 19वीं और ये सभी एग्जामों के लिए, आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, ये पूछा है। तो अब अग्नाशय ग्रंथि जो है ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। तो इन दोनों के इसको क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। और आप लोगों से ध्यान रखिएगा कि इसमें इसका कार्य क्या होता है। अंतरस्रावी का मतलब क्या है और बाह्यस्रावी का मतलब क्या है। तो देखिए, अंतरस्रावी ग्रंथि जो मतलब है पाचन में सहायक होता है, अंतरस्रावी जो अग्नाशय होता है। और बाह्यस्रावी जो अग्नाशय होता है ये रक्त शर्करा को विनिमय करता है। तो दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों को ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और इसी को लीवर बोलते हैं। और इसका वजन होता है 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में। और एक क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है। अगर सिर्फ अंतःस्रावी की बात करता है तो थायराइड ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है मानव शरीर की। तो इतने क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के तहत याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है। ऐसा कौन सा गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है। तो ऐसा कौन सा गैस है, तो वो मीथेन है। मीथेन जो गैस है ये तापमान को वृद्धि भी करता है और धान के खेत में पाया जाता है। डी इसका राइट उत्तर है। मीथेन गैस और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि दलदली स्थानों पर मीथेन गैस पाई जाती है और कोयले की खदानों में पाई जाती है। धान के खेत में हमने देख ही लिया पाई जाती है। और घरेलू जहाँ पशु वातावरण होता है, मवेशी उसे बोलते हैं, तो वहां पे भी मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस है ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए ये वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। और अगर इसका संरचना सूत्र कोई पूछता है तो इस प्रकार इसका संरचना सूत्र होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इन सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितना मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में आया था, बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट ऑप्शन भी है जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में आया था, ये भी बिल्कुल राइट है। और प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट हाथी ये 1991 में नहीं आया था, यही इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी जो आया था 1992 में आया था। तो इतनी सारी मैंने 4 क्वेश्चन इससे डिस्कस किए, चारों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोला है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या दे रखा है, चक्रवात के नाम, और एक तरफ क्या दे रखा है, देश के नाम। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक तरफ दे रखा है चक्रवात, एक तरफ दे रखा है देश के नाम। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन नहीं सुमेलित है। तो ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन 1 है विली विली, जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। हरिकेन ऑप्शन भी है, हरिकेन, हरिकेन जो है ये कनाडा, गलत है, कनाडा में नहीं आता, ये USA में आता है। तो इसका राइट उत्तर तो यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन भी इसका राइट उत्तर हो जाएगा हरिकेन। कनाडा नहीं है, ये USA में आता है। और टैफू जो है ऑप्शन सी है, टैफू ये जापान में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। बोंगोयो जो है ये फिलीपींस में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे के रखे हैं, एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है, तो वही आपसे पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए एक तरफ क्या दे रखा है, कोयले का क्षेत्र दे रखा है, मतलब कहाँ कहाँ पे कोयला पाया जाता है उसका नाम क्या है, और एक जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसका एक घाटी बोलते हैं, तो वो घाटी दे रखा है। तो आप लोग इन दोनों को मैच कराना, कौन सा मैच कर रहा है। तालचीर जो है ये महानदी घाटी में है, ये बिल्कुल राइट है। तालचीर जो है ये महानदी घाटी में, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कर्णपुरा, कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी में है, ये बिल्कुल सही है। और सिंगरौली, सिंगरौली जो है ये गंगा घाटी, बिल्कुल गलत है। सिंगरौली जो है गंगा घाटी में नहीं है, ये सोन घाटी में है। तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सोन घाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सिंगरेनी जो है ये गोदावरी घाटी में है, ये बिल्कुल सही बात है। अब हम जैसे देख लेते हैं तालचीर कहाँ पर है, तालचीर हमारा उड़ीसा में पड़ता है। और कर्णपुरा जो है ये हमारा झारखंड में पड़ता है, कर्णपुरा। और सिंगरौली जो है एमपी और यूपी बॉर्डर जिसको बोलते हैं सोनभद्र में पड़ता है। और सिंगरेली, सिंगरेली हमारा कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। तो ये मैंने स्थान बता दी क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट प्लेस ही पूछ लेता है कि कहाँ पर ये प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं, एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है, उसके बाकी तीन सुमेलित है। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है पल्लव वंश। पल्लव देखिए एक तरफ वंश है, एक तरफ क्या है, राजधानी है। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या, कांची थी, ये बिल्कुल सही बात है। और पांडव वंश, पांडव वंश की राजधानी कांसी नहीं थी, बिल्कुल गलत है। ये इसकी राजधानी कहाँ थी, मदुरा। मदुरा ये तमिलनाडु पड़ता है, मदुरा इसकी राजधानी थी। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी, मदुरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यही इसका गलत है। यहाँ पे पूछा सुमेलित नहीं, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है यादव वंश की राजधानी कहाँ पर थी, देवगिरी थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी, वारंगल है। ये चारों जो मैंने ऑप्शन लिए हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इन्हीं ऑप्शन को ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ भी वैसे ही पूछा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सके और पूरी लूसेंट कंप्लीटली खत्म हो सके। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या दे रखा है कि लोगों के मरे हुए मकबरे दे रखे हैं, और वो प्लेस कहाँ पर उनका मकबरा स्थित है ये दे रखा है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन एक है अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदराबाद में है, बिल्कुल सही, ये यूपी में पड़ता है। और शेरसूरी का मकबरा ऑप्शन भी है, शेरसूरी का मकबरा ये सासाराम में पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है। और हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों सही है। तो इसका मतलब चौथा गलत होगा। बाबर का जो मकबरा है ये लाहौर, बिल्कुल गलत है। बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो बाबर का मकबरा कहाँ पड़ता है, काबुल में पड़ता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, काबुल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ संधि दे रखी है, एक तरफ उसके सन दे रखे हैं। तो कौन कौन सी संधि कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, यह भी हम इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है, ऑप्शन के साथ खेलते हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद की जो संधि है ये 1764, बिल्कुल गलत बात है। ये कब हुई थी, 1765 में हुई थी। यही इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये 1765 में हुई थी। और इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, दो संधियां हुई थी, दोनों 1765 में हुई थी। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इसकी दोनों संधियां बता देता हूँ किसके किसके साथ हुई। पहली जो संधि हुई थी, पहली संधि हुई थी अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के टाइम में हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। और दूसरी जो संधि हुई थी अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। दोनों संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। मैंने इसलिए दोनों को बताया क्योंकि दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला देख लेते हैं, जैसे मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि क्या होता है कि मंगलोर की संधि 1784 में होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन किसके किसके बीच होता है ये भी देख लेते हैं। मंगलोर की संधि जो होती है ये होता है द्वितीय अगल मैसूर जो युद्ध होता है उसके बाद अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि होती है। अब अगला है सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि 1782 में होती है, बिल्कुल सही है। और किसके किसके बीच में होती है,
सालाबाई की संधि जो होती है, प्रथम अगला मराठा युद्ध जब होता है खत्म होने के बाद अंग्रेज और मराठों के बीच में सालाबाई की संधि होती है। नेक्स्ट है मद्रास की संधि। मद्रास की जो संधि होती है, अगला मैसूर युद्ध जो होता है, ये 1769 में जो होता है, ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि होती है। तो मैंने इस क्वेश्चन से काफी चीजें डिस्कस किया है, आप लोग सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत की जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज 24 अप्रैल को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 24 अप्रैल, डी इसका राइट है। अब 24 अप्रैल को क्या होता है कि पंचायती राज, इसी दिन पंचायती राज लागू हो जाता है, पंचायत के चुनाव इसी दिन लागू हो जाती है। 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी और 24 अप्रैल को इसको लागू कर दिया गया था। और इसको मनाया कब से जाने लगा? 2010 से इसको मनाया जाने लगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब और भी जैसे डेट से 26 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में 26 अप्रैल को मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और इसी दिन हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 42वें संविधान संशोधन होता है और एक ऐसा अनुच्छेद में संशोधन कर दिया जाता है जिससे श्रमिक के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43A। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 43A अनुच्छेद, यही इसका राइट है। इसी के द्वारा श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और ये 43A ये है डीपीएसपी का पार्ट है। क्या किसका पार्ट है? डीपीएसपी। और डीपीएसपी किस में पड़ता है? भाग 4 में पड़ता है डीपीएसपी। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो जो चावल है अगर इसका हम पालिश करा लेते हैं तो एक रोग होता है, उसका नाम है बेरी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बेरी जो है इसी की कमी से होता है। देखिए क्या होता है, चावल में पालिश कराने के बाद थायमीन नाम की एक मतलब विटामिन होता है, थायमीन, इसकी कमी हो जाती है। और ये थायमीन को कौन सा विटामिन है? B1 जो विटामिन है इसी को बोलते हैं थायमीन। तो विटामिन B1 को ही थायमीन बोलते हैं। B1 का नाम है रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। थायमीन की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब और भी हम लोग ऑप्शन देखते हैं, जैसे रतौंधी जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। और घेंघा जो रोग है ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और वर्णधता जो है ये आंखों में होने वाला एक रोग है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें से किसका अभाव होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माँ का जो दूध होता है संपूर्ण आहार देता है, लेकिन ऐसा एक तत्व है जो माँ के दूध में नहीं पाया जाता है, उसका नाम है लोहा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। लोहा जो है माँ के दूध में नहीं पाया जाता। अब देखिए माँ के दूध में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जैसे विटामिन ए भी होता है और विटामिन B6 होता है और विटामिन 12 भी होता है और कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लोहा नहीं पाया जाता है। मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से माँ के दूध में होते हैं, तो आप ऑप्शन आसानी से इसको छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक इसमें से क्या है? सही तरीके से सुमेलित नहीं खाता, मेल नहीं खाता। एक तरफ क्या दे रखा है? प्रोटोकॉल और सम्मेलन दे रखा है, और इस तरफ दूसरी तरफ दे रखा है प्रोटोकॉल और सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो हम लोग इसके लिए चारों ऑप्शन को देखते हैं, कौन सही है कौन गलत है। तो ऑप्शन एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल हुआ था ये बायोसेफ्टी के लिए हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था अनावरत जैविक प्रदूषक के लिए हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किसके लिए हुआ था? ये ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है।
और क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, बिल्कुल गलत बात है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, और ये हुआ कब था? 1997 हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और ये जलवायु जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कहाँ पर था? जापान शहर में हुआ था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा चीज होता है कि जो नाइट्रोजन, जैविक नाइट्रोजन होता है, ये निर्धारित करता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा शैवाल जो होता है ये जैविक नाइट्रोजन को निर्धारित करता है। अब देखिए, जैविक नाइट्रोजन ये पाया जाता है दाल के पेड़ों के नीचे, अरहर की जो दाल होती है इसके जड़ों में पाए जाते हैं जैविक नाइट्रोजन। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नीला हरा शैवाल जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर ले। इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, इसी को भी बोलते हैं। नीला हरा शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और ये एक कोशिकीय जीव है। और इसका जो काम होता है, नीला हरा शैवाल का काम है प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करना और वायुमंडल में नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करना। ये इसका टोटल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो धुआं होता है वायुमंडल में, ये किसकी उपस्थिति के कारण पाया जाता है? ये नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा पाया जाता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण धुआं जो वायुमंडल में होता है, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे हो जाएगा जैव विविधता। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाटी, जो केरल वाला क्षेत्र है। इसी घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है भारत की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी चार ऑप्शन दे रखा है, एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या दे रखा है? देश दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है? उसकी राजधानियां देख रखी है। तो कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? एक ऑप्शन ऐसा जो मैच नहीं करता है। तो हम लोग चारों ऑप्शनों को देखेंगे। जैसे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? ताशकंद है, बिल्कुल सही बात है। और तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी काबुल, बिल्कुल गलत है। तजाकिस्तान की राजधानी जो है ये दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, ना कि तजाकिस्तान की। अगला ऑप्शन है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? बिमशेक, ये बिल्कुल सही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अश्तगाबाद में है। अश्तगाबाद में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान की राजधानी काबुल नहीं है, दुशांबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ क्या दे रखा है? जनजाति दे रखी है, और एक तरफ कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है वो दे रखा है। इसमें चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है कि जो मैच नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन एक है पिग्मी, पिग्मी जो जनजाति ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। पिग्मी जो जनजाति है कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगामी जो जनजाति है ये नागालैंड में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और एनु जो जनजाति है ये जापान की जनजाति है, ये भी बिल्कुल सही है। किर्गिज, किर्गिज जो जनजाति है सूडान, बिल्कुल गलत है। किर्गिज जो जनजाति है ये कनाडा में पाई सॉरी किर्गिज जो जनजाति है मध्य एशिया में पाई जाती है, ना कि सूडान में पाई जाती है। इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। अब देखिए भ्रंश घाटी क्या होता है कि भ्रंश घाटी जो जल निकासी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मतलब अच्छा होता है। और ये कौन सी नदी है? दामोदर घाटी जो है, दामोदर जो नदी है ये भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और दामोदर नदी के बारे में बात कर लें, दामोदर नदी झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार के पलामू जो हिल्स पहाड़ी है वहां से ये दामोदर नदी निकलती है। और जैसे चंबल नदी, गंडक नदी और रामगंगा नदी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चंबल नदी जो है ये
यमुना की एक सहायक नदी है। और गंडक और रामगंगा नदी, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या दे रखा है? अधिवेशन दे रखा है, आंदोलन दे रखा है, और एक तरफ उसके सन दे रखे हैं। तो आप लोग इसको चारों मैच करना है। एक ऐसा है कि जो सुमेलित एक तरीके से नहीं है। अब हम लोग इसको मैच कराते हैं। तो देखिए, भारत जल सेना अधिनियम जो है ये 1927 में आया था, बिल्कुल सही है। अब अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और द्वितीय गोलमेज आंदोलन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे सांप्रदायिक निर्णय जो है ये 1933 में नहीं था, ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या होता है? दलित लोगों को विधानमंडल में सीटों का आरक्षण प्रदान हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी सरकार क्या करती? बांटो और राज करो, इसी का इसने नारा दिया था। और इसीलिए दलित और मुस्लिम लोगों को विधानमंडल में सीटों को आरक्षण दे दिया था, जिससे क्या हुआ कि हिंदू लोग इससे नाराज हो गए थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1932 में कम्युनल अवार्ड, इस सांप्रदायिक निर्णय को कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं जो अनुसूची है इसमें 29 विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, 29। अब देखिए, इसको अगर जोड़ देंगे 9 और 2 जोड़ देंगे तो भी 11 आ जाएगा। इससे आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको 12वीं अनुसूची में पूछ सकता है कितने विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? 11 में एक एक कम कर देंगे तो 18 आ जाएगा। जैसे 2 को घटाएंगे 1 तो 1 आ जाएगा, 9 में घटाएंगे 1, 8 हो जाएगा। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय हैं। अब देखिए, 11वीं अनुसूची जो होती है ये 73वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन को लाया जाता है। और 12वीं अनुसूची जो होती है, जैसे नगर हुआ, शहर हुआ, इसमें क्या होता है कि नगर पंचायत शहरी सुशासन को लागू किया जाता है। नगर पंचायत जैसे हुआ, इसको लागू किया जाता है। तो ये इसके लिए कौन सा संविधान हुआ था? 74वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान किस राज्य में लागू है? तो 6ठी अनुसूची में ऐसा क्या है कि जिसमें प्रावधान लागू होते हैं? पहले हमें पता होना चाहिए 6ठी अनुसूची में क्या है। तो 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र, जैसे 4 राज्य ऐसे हैं जो जनजाति क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। वहां पे एक अलग तरीके से कानून को लागू किया जाए। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला है कौन सा? असम। और दूसरा कौन सा है? मेघालय। और कौन सा है? त्रिपुरा। और एक है कौन सा? मिजोरम। अब आप इसको हम ट्रिक के द्वारा भी हम बता देंगे कैसे याद करना है। मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कौन से 4 जनजाति क्षेत्र हैं? इसमें एक विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। इसको याद करना बहुत आसान है, ATMM, या इसको बोल देते हैं ATM स्क्वायर, इसी को बोल सकते हैं ATM स्क्वायर। तो ATMM, तो ए से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? मेघालय, और एम से एक हो जाएगा मिजोरम। अब देखिए, मिजोरम और मणिपुर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो दोनों जो यम लास्ट में पड़ेगा वही वाला राज्य होगा। तो ATMM होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो ये 4 राज्य जिसमें विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। और ये 6ठी अनुसूची में इसकी व्यवस्था है, प्रावधान है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें त्रिपुरा सिर्फ ऐसा राज्य है जिसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन है इसका राइट उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है, इसको हम लोग मैच कराते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राष्ट्र सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है जनगणना। जनगणना में क्या? जनगणना संघ सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही बात है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है ये 4th अनुसूची जो है, 4थी अनुसूची जो है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। और ऑप्शन डी है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
राइट उत्तर, क्योंकि यही इसमें मैच नहीं कि यहाँ पे यही पूछा है। और दल बदल विरोध जो है ये 10वीं अनुसूची में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भारत की भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मैसूर कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो जो भारत के विदेशी नीति ये अनुच्छेद 51 के द्वारा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, अनुच्छेद 51। अब हम लोग और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 40 में क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद 40 में है पंचायत का गठन है, और अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय संघ है, और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल है। तो ये हमारी आज की वीडियो रही, और आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप लोग को अगर ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को पसंद आए होगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।